आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि आया वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं। उसके बारे में हम बात इस फैसले के बारे में बात करेंगे। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने यूनिवर्सिटी क्यों इस्टेब्लिश की। और जो लंबी स्ट्रगल रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस की, हम उस हिस्ट्री के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 7 बेंच जज का, जो माइनॉरिटी जो इसका वर्डिक्ट है, उसके मुताबिक अजीज़ बादशाह केस का जो जजमेंट था यूपी हाई कोर्ट का, उसके 5 बेंच जज का, वो उसने उसको ओवरटर्न कर दिया है। तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है, इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस डिसाइड किया जाएगा बाद में, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकती है। और लेकिन उसने इस फैसले को एक 3 बेंच सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच जज के ऊपर छोड़ दिया है कि वो डिसाइड करेंगे कि वेदर द यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश एएमयू वाज एस्टैब्लिश्ड बाय माइनॉरिटी कम्युनिटी और नॉट। आई मीन वो तो बहुत मुश्किल नहीं है, और फैसला जो कि सारी तारीख अलीगढ़ के सामने है, और रोज़ाना सर सैयद को और सर सैयद की अचीवमेंट्स को और उनके जो स्ट्रगल थी उसको उसके बारे में बात की जाती है। लेकिन उसमें भी अभी कई साल लगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट में जो केसेस चलते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं। और आप देखें कि तकरीबन 4 करोड़ के करीब केसेस जो हैं हमारी डिफरेंट कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वो पेंडिंग है। तो ये फैसला कि अलीगढ़ माइनॉरिटी वाज इस्टेब्लिश इधर अलीगढ़ एज टू वेदर अलीगढ़ वाज इस्टेब्लिश्ड बाय मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज विल बी डिसाइडेड बाय अ 3 बेंच जज। लेकिन जो मेजर जो रिलीफ है वो ये कि एस अजीज बादशाह का जो केस था, उसको जो 67 का, उसको ओवरटर्न कर दिया है। और ये बहुत अच्छी अहम बात है उस लेकिन पहले हम बात करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश कैसे किया गया, किन हालात में किया गया। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में अलीगढ़ जो सब जानते हैं कि सर सैयद ने उसको इस्टेब्लिश किया था। सर सैयद की जो पर्सनालिटी है वो ही वॉज बियॉन्ड हिज एज। उन्होंने उस जमाने में वो देखा और वो फील किया और वो किया जो दूसरे बहुत से नहीं कर सके। सर सैयद का की अचीवमेंट सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, उनकी ऑल राउंड अचीवमेंट्स थी। उन्होंने जो दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में, बल्कि दिल्ली की के मॉन्यूमेंट्स की हिस्ट्री के बारे में बात करें, चूंकि हमारा चैनल जो है वो हिस्ट्री में डील करता है, तो हिस्ट्री इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉक टू। तो सर सैयद ने दिल्ली में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, आसार कदीमा, जो जो तारीखी इमारतें हैं, उन तारीखी इमारतों पर जो काम किया उसको उन्होंने आसार सनादीद में उसको उन्होंने लिखा। और आसार सनादीद जो है वो वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द बेस्ट, बट इट्स विदाउट एनी आउट ऑफ डाउट द बेस्ट वर्क सो फार ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली। और उसमें एक एक जो मतलब जो हमारी मसाजिद हैं, मकाबिर हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं दूसरे, और जो तारीख़ी इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, उनको उनके बारे में ना सिर्फ ये नहीं लिखा कि वो आ, उनकी तारीख लिख दी, बल्कि एक आर्टिस्ट को ले जाकर वो उनको उन मॉन्यूमेंट्स का उस वक्त जो हाल था वो उन्होंने उसको उसके भी उसको बिल्कुल उसी हालत में कैच किया। दूसरे आप देखें कि जो मॉन्यूमेंट्स थे वहाँ पर जो कुरानी आयत लिखी हुई थी उस ज़माने में, उनको भी लिखा उन्होंने। और आप देखें कि कुतुब मीनार के बारे में जो उन्होंने जो काम किया है वो मतलब बहुत सख्त था उस ज़माने में, लेकिन उन्होंने किया। कुतुब मीनार में जो इंस्क्रिप्शंस है कुरान की और जो दूसरे इंस्क्रिप्शंस है, उन्होंने उनको डिटेल से लिखा है। फिर एक दूसरा अहम काम जो है वो सर सैयद का,
वो उनकी किताब है असबाब बगावत हिंद। आजकल बहुत कम लोग उसके बारे में बात करते हैं। 1857 के बाद जो जो 1857 में जो म्यूटनी हुई थी और जो पहली आज़ादी की जंग हुई थी, उस आज़ादी की जंग के बाद मुसलमानों को जो निशाना बनाया गया वो अनप्रेसिडेंटेड था। ऐसा नहीं कि सर सैयद पहले शख्स थे जिन्होंने अलीगढ़ में यानी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी और कॉलेज का ख्वाब देखा हो। मेरा एक पूरा लेक्चर इसी बात पर है, इसी चीज़ पर है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने तारीख़ी लिहाज से एजुकेशन के लिए क्या किया। लेकिन जब 1857 की जब जंग आज़ादी हुई और 1857 में जब मुग़ल सल्तनत को अंग्रेज़ों ने अबॉलिश कर दिया और उसके बाद उन्होंने जो यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जो मुसलमानों को उन्होंने निशाना बनाया वो अनप्रेसिडेंटेड था। दिल्ली में आप देखें कि शाहजहाँ ने जब जामा मस्जिद बनाई थी, हिस्टोरिक जामा मस्जिद जो 17th सेंचुरी में बनाई थी, उस मस्जिद को बैरक की शक्ल दे दी गई और तकरीबन 5 साल तक वहाँ नमाज नहीं हुई। वो इट रिमेन द बैरक ऑफ those Sipahis who supported the British East India Company during 1857 revolt। तो 5 साल तक दिल्ली के जो सारी मुसलमान आबादी थी, गैर मुस्लिम आबादी को भी 1857 में शहर बदर कर दिया गया। तो मुसलमानों को दूसरों को तो आने की इजाज़त दे दी गई 2-3 साल के बाद, लेकिन मुसलमानों 2 साल के बाद, लेकिन मुसलमानों को उसके काफ़ी बाद में शहर में दाखिले की इजाज़त मिली। फिर दूसरे ये कि जो तारीखी इमारतें थी उस ज़माने में, ख़ासतौर पर जो डाउन टाउन्स हुआ करते थे मेजर शहर के, और ख़ासतौर पर वो शहर जहाँ पर रिवोल्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तो ख़ासतौर पर आप दिल्ली में देखें, दिल्ली में जब शाहजहाँ ने दिल्ली की शाहजहाँ ने जहाँ मस्जिद या मस्जिद जहानुमा बनाई थी, तो उसी वक्त उसने एक इंपीरियल कॉलेज भी बनाया था। उस कॉलेज को डेमोलिश कर दिया। दिल्ली में जो एक ये सेंटर था आर्ट और लिटरेरी एक्टिविटीज़ का, वहाँ की जो बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज़ थी, जो सदरुद्दीन आज़मज़दा की अपनी पर्सनल लाइब्रेरी हो, मौलवी बख्श साहबाई की अपनी लाइब्रेरी हो, जिसमें कहते हैं कि उस ज़माने में लाखों रुपए की किताबें थी, वो हो, या फिर खुद जो रेड फोर्ट जो लाल किला है, वहाँ की जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी। हालाँकि नादिर शाह जो है अकबर की कायम करदा इंपीरियल लाइब्रेरी को पूरा लूट के ले गया, लेकिन अहमद शाह जो बादशाह था, मुग़ल बादशाह, उसने दोबारा रिएस्टैब्लिश किया था। तो वो इंपीरियल लाइब्रेरी भी कहाँ गई? वो सारी सब चीज़ें लूट ली अंग्रेज़ों ने। और जो बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हुआ मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस का, मुस्लिम लाइब्रेरीज़ का। तो आप देखें कि जामा मस्जिद और रेड फोर्ट के दरमियान बहुत सारी इमारतें थी जिनको डेमोलिश कर दिया, इनका कोई निशान नहीं है। खुद रेड फोर्ट के अंदर बहुत सारे पैलेसेस थे जिनको डेमोलिश कर दिया, लाइब्रेरीज रही होंगी, वहाँ पर कॉलेजेस रहे होंगे प्रिंसेस के लिए, वो सारे डेमोलिश कर दिए। इसी तरह जितने दूसरे बड़े शहरों में, चाहे बरेली हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, वहाँ जो डाउनटाउन थे उसको बराबर कर दिया गया। तो जो शहर का जो मेन एरिया था, जहाँ इदारे हुआ करते थे, जहाँ इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, जहाँ लाइब्रेरीज हुआ करती थी, उन सबको डेमोलिश कर दिया। तो बड़े पैमाने पर तबाही हुई और उसके बाद जो है मुसलमानों में एक तरह की एक बेचैनी थी कि क्या किया जाए। मतलब क्या किया जाएगा, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। एक तो ये कि उनको हर जो अंग्रेज़ी चीज़ थी उससे नफ़रत हो गई, क्योंकि विदाउट डाउट दे वर किलिंग द मुस्लिम कम्युनिटी, दे वर डिस्ट्रॉइंग देयर इंस्टीट्यूशन और हैड डिस्ट्रॉयड देयर इंस्टीट्यूशंस इन 50s 1857-58। तो उस ज़माने में सर सैयद अहमद ख़ान ने 1857 के बाद एक किताब लिखी, असबाब बगावत हिंद। असबाब बगावत हिंद में अंग्रेज़ हुक्काम को, पर्टिकुलरली ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं, बल्कि अंग्रेज़ जो बादशाह था, जो वहाँ पर जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, उन्होंने असबाब बगावत हिंद लिखी और उसकी तकरीबन सारी कॉपीज़ उन्होंने शिप कर दी इंग्लैंड, जहाँ वो अंग्रेज़ जो हुकूमत थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके जो नोबल्स थे वहाँ पार्लियामेंट के मेंबर्स और बड़े-बड़े ज़ोमा जो थे, उनको उनके दरमियान तक़सीम की गई। सर सैयद ने बताने की कोशिश की कि 1857 का जो वो था, जो रिवोल्ट था, उसके उसका ट्रिगर क्या था? क्यों हुआ था?
उन्होंने बताया कि मुसलमानों के ऊपर ऐसा जुल्म किया गया, ऐसा इस्तेहसाल किया गया मुस्लिम इंटरेस्ट का, कि एक there was some sort of groundswell of opposition to English dominance in the country. तो ये बहुत अहम चीज़ थी, मतलब ये उतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो उस ज़माने में उन्होंने मदरसतुल उलूम कायम की। फिर मदरसतुल उलूम से तकरीबन 10 साल पहले सर सैयद ने जो है वो साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली थी। साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डालने का मकसद भी ये था कि मुसलमानों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा किया जाए। मुसलमानों को जो इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेज़ी तालीम से और अंग्रेज़ी जो स्टाइल से और अंग्रेज़ी ज़बान से जो नफ़रत थी, उस नफ़रत को दूर किया जाए। और उस मामले में वो बहुत हद तक कामयाब रहे। हालाँकि वो बहुत पहले था, तकरीबन आप देखें 1877 में उन्होंने एमएओ कॉलेज की बुनियाद डाली, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एमओ कॉलेज की बुनियाद जो है 1877 में डाली। तकरीबन उसके 150 साल पूरे होने जा रहे हैं। 1-2 साल में हम 2-3 साल में हम उसका उसका जो है वो 150th एनिवर्सरी मनाएँगे। उससे 10 साल पहले, तकरीबन 10 साल पहले, 11 साल पहले सर सैयद ने जो है वो साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली थी। सर सैयद का मकसद क्या था? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रिकर्सर था, उसको कायम करने का मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि वो मॉडर्न एजुकेशन जो है मुस्लिम सोसाइटी में पॉपुलराइज़ करना चाहते थे। जो नफ़रत थी उसको दूर करना चाहते थे, पॉपुलराइज़ करना चाहते थे, कि उनको पता था कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी और लिटरेचर यही मुसलमानों को तरक्की में का ज़ामिन हो सकता है। और उन्होंने जो है उस वक़्त, सर सैयद ने जो है वो इसके बारे में जो लिखा, कि सर सैयद ने नहीं, उसको इस्टैब्लिश करने से पहले जो सर सैयद ने लिखा था कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। सर सैयद के ज़हन में नहीं था कि वो कामयाब हो पाएँगे। सर सैयद ने सोचा नहीं था कि वो मदरसतुल उलूम और फिर यूनिवर्सिटी बना पाएँगे। सर सैयद ने जो है वो खुद अपने अपने अल्फाज में जो क्या कहा वो ये है कि आई मे अपीयर टू बी ड्रीमिंग एंड टॉकिंग लाइक शेख चिल्ली, बट वी एम टू टर्न दिस एमएओ कॉलेज, यानी सर सैयद एमए कॉलेज बनाने के बाद भी यूनिवर्सिटी हो जाएगी, इसके बारे में नहीं सोचा था। वो समझ रहे थे कि ये शेख चिल्ली का ख्वाब है। But we aim to turn this AMO college into a university similar to that of Oxford or Cambridge. Like the churches of Oxford and Cambridge, there will be mosque attached to each college. The college will have a dispensary with a doctor and a compounder. और उसमें ये भी लिखा था कि बच्चों को जो है वो कॉन्ग्रीगेशनल 5 टाइम प्रेयर जो है, नमाज की पाबंदी उनके ऊपर ज़रूरी रहेगी। और students of other religions will be exempted from this religious observation। और फिर कि यूनिफॉर्म रहेगा, और क्या नाम है, उनको कैसी इक़दार, कैसे किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, वो सारा डिटेल से लिखा हुआ है। कैसे खाना खाएंगे और कैसे रहेंगे और कैसे तालीम होगी। दूसरा ये कि सर सैयद ने इंश्योर किया, ना सिर्फ ये कि उन्होंने ख्वाब देखा था कि वो ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट होगा, बल्कि उन्होंने अपोजिशन के बावजूद भी बहुत ही हाई सैलरीज में ब्रिटिश जो या इंग्लैंड से स्कॉलर्स को बुलाया और उनको एम्प्लॉयमेंट दिया। बहुत सारे लोगों ने जो उनके साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने में थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते, वी कैनॉट बियर द बर्डन ऑफ पेइंग सच सो सो मच प्रीमियम फॉर से इंग्लिश प्रोफेसर्स। लेकिन सर सैयद ने कहा कि नहीं, ये होगा। और उन्होंने, आप देखेंगे इसी तरह बड़े बड़े स्कॉलर्स और जो थे, उन्होंने उनको हायर किया और रखा, और जिसका बड़े पैमाने पर फ़ायदा हुआ। तो इन सबसे सर सैयद का क्या मकसद था? सर सैयद का मकसद ये था कि मुसलमानों में तालीम को आगे बढ़ाया जाए, साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा किया जाए। जो मुस्लिम बच्चे हैं, ख़ास तौर पर लड़के, जिनके लिए बड़ी अच्छी एवेन्यूज़ हिंदुस्तान में मैसर नहीं थी, क्योंकि जो बहुत मालदार लोग थे वो तो अपने बच्चों को इंग्लैंड भेज देते तालीम के लिए, लेकिन जो मिडिल क्लास औसत जो फैमिलीज़ थी वो अपने बच्चों को तालीम के लिए, उनके पास बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं थे। तो उन्होंने मुस्लिम सोसाइटी के एलिट या जो मिडिल क्लास के लोग हैं,
उनके लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट कायम किया जो उनको ना सिर्फ ये कि मॉडर्न तालीम प्रोवाइड करेगा, बल्कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड करेगा जो इस्लामिक एटमॉस्फेयर हो। इस्लामिक एटमॉस्फेयर इन द सेंस कि बच्चों को नमाज की पाबंदी होगी, ज़बान अच्छी बोलेंगे, उनकी दीनी ग्रोथ के लिए मतलब इस्लामिक एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो सर सैयद ने 1877 में ये इदारा कायम किया। और आप देखें कि 1720 में उनका जो ख्वाब था कि वो यूनिवर्सिटी बनेगी, वो शर्मिंदा ताबीर हुआ, वो पूरा हुआ, फुलफिल मतलब वो ख्वाब उनका पूरा हुआ। और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 पास किया गया, जो जिसके बाद यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई। लेकिन उससे पहले जो है, आप देखें यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी जो मुसलमानों ने उसके लिए तैयारियां की वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। सबसे अहम बात यह है कि यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने से पहले ये बताया गया कि कम से कम 30 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। तो आप देखें 1910s और अर्ली 20th सेंचुरी में 30 लाख रुपीज़ जो थे वो इस ज़माने के लिहाज से सैकड़ों करोड़ रुपए हैं। तो उसको इकट्ठा करना और उसको जमा करना और उसके लिए एक पूरी कैंपेन चलाना ये मामूली काम नहीं था। मुस्लिम कम्युनिटी ने उसको किया। और आप देखें कि आखिरी जो निज़ाम थे मीर उस्मान अली ख़ान, उन्होंने 5 लाख रुपए 20th सेंचुरी के शुरू में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फंड में दिए। उसी तरह दूसरे मुसलमानों ने, आम मुसलमानों ने, सर सैयद ने जब कॉलेज शुरू किया था उस वक्त भी उन्होंने आम लोगों से एक एक दो दो रुपए इकट्ठे किए थे। और बाद में भी आप जब देखिए यूनिवर्सिटी फंड जब वो इस्टेब्लिश हुआ था, तो उसको भी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो फंड की का कलेक्शन हुआ था उसमें भी बड़े लोगों ने भी दिए, मालदारों ने भी दिए, आम मुस्लिम अवाम ने भी दिए, गैर मुस्लिम जो बाज राजा महाराजा थे उन्होंने भी दिए। लेकिन ओवरवेलमिंग जो फंडिंग थी वो उसकी कम्युनिटी के अंदर से खुद ही आई थी। तो 1920 में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया, उसके तहत उसका सेक्शन 23 जो है वो कहता है कि द कोड जो है वो, कि यूनिवर्सिटी कोड जो है वो यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी होगी। और उसमें सिर्फ मुस्लिम जो द पीपल हु फॉलो द मुस्लिम फेथ विल बी इंक्लूडेड इन दैट बॉडी। तो उस वक्त ये था। लेकिन 1951 में आप देखें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली लाने की कोशिश की गई इसमें। 1951 में जो एएमयू एक्ट जो अमेंड किया गया उसके तहत सर सैयद ने कहा था कि यहाँ पर एजुकेशनल तालीम जो मतलब रिलीजियस तालीम जो है वो मुसलमानों के लिए कंपलसरी रहेगी। 51 का जो एक्ट था उसने उसको ट्राई टू डू अवे विद दैट, कि वो जो है वहाँ पर कंपलसरी रिलीजियस एजुकेशन जो है मुस्लिम बच्चों को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। फिर 1965 में भी इसको जो है वो फिर उसी वक्त 1951 में भी एक दूसरा जो प्रोविज़न था वो ये था कि सिर्फ मुसलमानों को जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, या मतलब नॉट एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि जो एडवाइजरी रिप्रेजेंटेटिव जो काउंसिल में जो रिप्रेजेंटेशन थे, सिर्फ मुस्लिम रहेंगे। वो 1951 में का जो अमेंडमेंट हुआ उसमें उसको भी रिमूव कर दिया गया। फिर 65 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये था कि द कोर्ट वाज नो लॉन्गर द गवर्निंग बॉडी, द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ द एएमयू। और उससे ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ कि और जो कोर्ट थी वो नॉमिनेटेड बॉडी हो गई विजिटर के थ्रू, जो विजिटर जो था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था। और फिर जो जो पहले कोर्ट को सारी पावर्स थी उन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव और दूसरी उसमें बॉडीज़ में, ताकि कहा गया कि इट्स एम एट डेमोक्रेटाइजिंग द मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये केस चला और उसको जो है वो 67 में 5 जजेस की जो बेंच थी, उस जिसके चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस के मांचू थे, उन्होंने ये फैसला किया कि यूनानिमस डिसीजन था कि कि 60 जो जो क्या नाम है 65 का जो अमेंडमेंट था
वो किसी फंडामेंटल लॉ को वायोलेट नहीं कर रहा था। फिर जज बेंच ने ये भी कहा कि मतलब ये देखें कि बिल्कुल जो ग्राउंड रियलिटीज है उनके उनको अपोज करते हुए उसने कहा, बेंच ने कहा कि एएमयू वाज नीदर एस्टैब्लिश्ड नॉर एडमिनिस्ट्रेड बाय द मुस्लिम माइनॉरिटी। और उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटी को जो बनाया गया वो एक सेंट्रल एक्ट के तहत बनाया गया था, सेंट्रल लेजिस्लेशन के तहत। और ये कि इट मे बी दैट द 1920 एक्ट वाज पास्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द मुस्लिम माइनॉरिटी, बट दैट, कोर्ट कह रही है, but that does not mean that the Aligarh University, when it came into being under the 1920 Act, was established by the Muslim minority। यानी मुसलमानों ने पूरी मेहनत की, उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, उसके लिए कॉलेज बनाया, उसके लिए दूसरे कॉलेजेस बनाए, इंस्टीट्यूशन बनाया। अदालत ने वो नहीं देखा, अदालत ने कहा कि भाई जो लेजिस्लेशन था वो तो पास किया था गवर्नमेंट ने, तो लेजिस्लेशन तो हमेशा गवर्नमेंट ही पास करेगी, आप कोई माइनॉरिटीज थोड़ी पास कर सकती हैं। लेकिन 81 में जब मुसलमानों ने बहुत अपोज किया और उसके लिए बहुत आवाज़ उठाई, तो जो एक्ट था उसको अमेंड किया, उसमें अमेंडमेंट किया गया। और ये उसमें इंक्लूड किया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। और इसको भी इंक्लूड किया कि इनिशियली इट वाज एमएओ कॉलेज, और बाद में ये जो है ग्रो करके एएमयू बनी। और पावर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 5 वर अमेंडेड, और उसमें न्यू क्लॉज उसमें ऐड किया गया कि इसका मकसद जो था कि कल्चरल और एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो ये फंडामेंटल जो उसका जो 67 1967 का जो जजमेंट था उसको उसका उसके असरात को दूर करने के लिए पार्लियामेंट ने ये एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट में जो है अमेंड किया गया। 2005 में क्या हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 50% सीट्स जो हैं मेडिकल कोर्सेज में, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में मुस्लिम बच्चों के लिए, मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए उसको रिजर्व कर लिया। उस वक्त जो है वो डॉक्टर नरेश अग्रवाल जो है वो और यूनियन मतलब वो कोर्ट में गए और उसने कहा कि अजीज बादशाह केस जो था, अजीज बादशाह का जो जजमेंट था 67 का, उसके मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो उस वक्त यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ने ये कंटेंट किया, ये कहा कि जो अजीज़ बादशाह का जो और यूनियन ऑफ इंडिया और जो केस था का जो केस था वो 81 का जो अमेंडमेंट था उसने उसको नल एंड वाइड करार कर दिया, दे दिया। और ये कि जब वो उसको जब अब अजीज बादशाह केस जो है इट वाज नलिफाइड बाय एन एक्ट ऑफ से बाय एन अमेंडमेंट बाय इन पार्लियामेंट, तो फिर उसकी उसकी कोई वो नहीं बनती और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फ्री कि वो एक एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन पॉलिसी वो बना सकती है। लेकिन जो रिजर्वेशन का क्लॉज था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो डिसीजन था कि वो मतलब 50% जो है रिजर्वेशन दे मेडिकल कोर्सेज में उसको जो मुस्लिम बच्चों को, वो जो हाई कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया और कहा कि एएमयू कैन नॉट हैव एन एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन पॉलिसी क्योंकि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं था। तो फिर ये आप देखेंगे एक लंबा जो सिलसिला था उसका लिटिगेशन का वो चला। 2006 में गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी ने चैलेंज किया हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में। और 24 अप्रैल 2006 को डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस के जी बालाकृष्ण और डी के जैन ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी अलीगढ़ की उसके ऊपर स्टे लगा दिया और जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी, इसको एक लार्जर बेंच के हवाले कर दिया। 2016 में ये केस चलता रहा अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सुप्रीम कोर्ट में, कभी तेज और कभी स्लो, कभी उसके ऊपर मुजाहरे हो रहे हैं, कभी उसके अपोज किया जा रहा है। लेकिन 2014 में एक फंडामेंटल चेंज ये आया कि जो गवर्नमेंट थी वो एनडीए की गवर्नमेंट हो गई, यानी बीजेपी लेड गवर्नमेंट हो गई। और 2016 में ये अलीगढ़ वो यूनियन गवर्नमेंट ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि
it does not the union government does not acknowledge कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक माइनॉरिटी स्टेटस था। तो और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर उसके बाद केस को खुद ही लड़ती रही, हैंडल करती रही। 12 फरवरी 2019 को एक 3 जज बेंच, जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई थे और जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस संजीव खन्ना थे, उन्होंने एस अजीज बादशाह का केस जो था उसको 7 जज बेंच के हवाले कर दिया। और फिर अभी जो डिसीजन आया है, वो डिसीजन जो है वो अजीज बादशाह केस में आया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइट करार दे दिया है। यानी अजीज बादशाह केस में जो हाई कोर्ट ने कहा था उसमें ये था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई माइनॉरिटी स्टेटस नहीं हो सकता, और ये कि 2020 में जो नहीं 1920 में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो एक यूनिवर्सिटी का जो एक्ट पास किया गया था, वो गवर्नमेंट का था, उसमें मुसलमानों का कोई रोल नहीं था, उसको नल एंड वाइट करार दिया। ये बहुत ही खुशाइन कदम है। खुशाइन इसलिए है कि अब जो केस रह जाता है वो सिर्फ ये है कि मुसलमानों को प्रूव करना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश इनफैक्ट इस्टेब्लिश बाय मुस्लिम कम्युनिटी। तो उसमें किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में केस तो चलेगा, केस लंबा चलेगा, क्योंकि अलीगढ़ सुप्रीम कोर्ट में बेतहाशा केसेस हैं। लेकिन ये हो गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैन हैव अ माइनॉरिटी स्टेटस, और ये बहुत अहम चीज़ है। और इसमें आपको यूनिवर्सिटी को और जो यूनिवर्सिटी की जो वकला की जो टीम थी, लॉयर्स की टीम थी, उसको कमेंट करना चाहिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अलीगढ़ हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की आबादी है, 200 मिलियन से ज़्यादा की आबादी है। उस 200 मिलियन की आबादी में एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अकेली यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पर दूसरी बहुत सारी मुसलमानों ने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले हैं। आजम खान की यूनिवर्सिटी रामपुर में है, ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर में है, हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, जामिया मिलिया भी दिल्ली में है, जिसकी बुनियादी फ्रीडम मूवमेंट में थी। और फिर उसके अलावा आप देखें केरला में कर्नाटका में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आप देखें कि वहाँ भी मुसलमानों की एक यूनिवर्सिटी मुहिबुल्लाह साहब ने खोल रखी है, वो महबूब साहब शायद, और बहुत बड़ा इदारा है वो। तो ऐसा नहीं कि सर सैयद का की यूनिवर्सिटी जो है वो पहली यूनिवर्सिटी, सर सैयद की यूनिवर्सिटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट इज़ अमंग द बेस्ट यूनिवर्सिटी, इसमें किसी को दो राय नहीं है। लेकिन ये अकेली मुसलमानों की यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने एजुकेशन के मैदान में काम करने की कोशिश की। और जिस ज़माने में सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो MAO कॉलेज बनाया था, उसी के आसपास आप देखें ढाका में एक कॉलेज की बुनियाद डाली थी, उसकी बुनियाद भी मुसलमानों ने रखी, और दूसरे अलग अलग जगहों पर भी कॉलेजेस और स्कूल्स की बुनियाद रखी। तो अलीगढ़ वॉज नॉट एन एक्सेप्शन, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम था, और उससे मुसलमानों में एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की जो एक एफर्ट थी, उसको उसमें वो एक बहुत उसमें मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन एक और अहम बात यह, सर सैयद का जो माओ कॉलेज था, आप देखें कि सर सैयद ने के पास रिसोर्सेज नहीं थे। उन्होंने रिसोर्सेज जो इकट्ठा किए वो बहुत ही मामूली उससे शुरू किए थे। तो अगर आपके अंदर विजन है, आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, और आपके पास एक पैशन है कि आप मुसलमानों में या कम्युनिटी में या सोसाइटी में तालीम को आम करना चाहते हैं, तो एक सर सैयद एक इंस्पायरेशन देते हैं आपको कि भाई ऐसा किया जा सकता है। और दूसरे जिन लोगों ने स्कूल्स और कॉलेजेस खोले हैं, वो एक इंस्पायरेशन दे सकते हैं। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तब भी आपको डिसर्टेन होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए और एफर्ट्स कीजिए। मतलब कि अगर जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक एफर्ट्स आपको मिल नहीं सकती। तो सर सैयद ने जो ख्वाब देखा था, उन्होंने फिर 60s में 1860s में जो साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली थी, उसी वक्त उन्होंने दूसरे उससे पहले जो दूसरे स्कूल छोटे छोटे शुरू किए थे। यानी माओ कॉलेज ऐसा नहीं था कि उनका पहला एक्सपेरिमेंट रहा, उससे पहले उन्होंने यहाँ थे बिजनौर में थे, वहाँ एक इदारा खोला था। फिर गाजीपुर में जब वो थे पोस्टेड थे, तो वहाँ पर एक स्कूल खोला था। तो MAO कॉलेज था वो उनके ख्वाबों का एक कंक्लूजन था।
और उसको जो फैक्चुअल जो शेप मिला यूनिवर्सिटी की शक्ल में उनके इंतकाल के तकरीबन 40 साल के बाद मिला। तो सर सैयद ने जो ख्वाब देखा था, उसके ख्वाब की आबियारी में दूसरों ने भी मेहनत की, वो अकेले नहीं थे, समीउल्लाह खान थे और दूसरे बहुत बेतहाशा लोग थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो उसका एक ये है कि हमें भी एक ख्वाब देखने की ज़रूरत है, ख्वाब ऐसा हो कि जिससे कम्युनिटी को, सोसाइटी को बेनिफिट मिलने की तवक्को हो और हम उसके लिए कोशिश करें। तो आप ख्वाब देखेंगे, हो सकता है कि खालिक़ कायनात जो है वो आपके ख्वाबों में रंग भरने का का फ़ैसला करे और हो सकता है कि उसमें रंग भर जाए।